हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन मनी। आज से हम एक फंडामेंटल एनालिसिस की नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जी हाँ, जिसमें हम फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में सारे पैरामीटर्स पर डिस्कशन करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस के दो मेजर पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज क्वांटिटेटिव, सेकंड इज क्वालिटेटिव। तो सबसे पहले हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करने वाले हैं। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस में मेजर डिफरेंस हम समझ लेते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस वो एनालिसिस होते हैं जो हम नंबर्स के बेसिस पे करते हैं, और क्वालिटेटिव मीन्स किसी भी चीज़ की मार्केट वैल्यू क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है और उसके कॉम्पिटिटर्स क्या है, उसके बेसिस पर हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस से हम स्टार्ट करते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का सबसे मेजर पार्ट होता है कि सभी पैरामीटर जितने भी रेशियोज हैं फंडामेंटल एनालिसिस में, उन्हें हम न्यूमेरिकली मीन्स मैथमेटिकल गणितीय भाषा में कैलकुलेट करके और इवेल्युएट करते हैं कि कोई भी कंपनी का शेयर अच्छा है या नहीं है, ग्रोथ स्टॉक है या वैल्यू स्टॉक है। तो स्टॉक हमें किस वैल्यूएशन में मिल रहा है, उसको हमें खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, या वो कंपनी इन्वेस्टमेंट करने लायक है भी या नहीं है। ये सभी चीज़ें आप फंडामेंटल एनालिसिस में बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं। अब इसके दो अलग अलग पार्ट होते हैं। स्टॉक्स का, कंपनीज का, जो कंपनीज होती है, जो स्टॉक्स होते हैं, उनका एनालिसिस हम अलग तरीके से करेंगे। साथ में जो बैंकिंग और एनबीएफसी टाइप की जो स्टॉक्स होते हैं, उनका एनालिसिस अलग तरीके से किया जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप बैंकिंग या एनबीएफसी की एनालिसिस करने जा रहे हैं तो सबसे पहला पैरामीटर जो हम आज सीखने वाले हैं उसका नाम है कासा रेशो, CASA, कासा रेशो। तो कासा का फुल फॉर्म होता है करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट का रेशो। एक्चुअली में होता क्या है, बैंकिंग का सिस्टम हम समझते हैं, बैंकिंग काम किस तरीके से करती है। जब भी कोई बैंकिंग इंडस्ट्री होती है तो वो पैसा इकट्ठा करती है, बोरो करती है नॉर्मल पब्लिक से। उससे काफ़ी सारे सोर्सेज हो सकते हैं। उन सोर्सेज में से दो सोर्सेज हैं, करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। इसके अपार्ट बैंक FDs, RDs और अदर कुछ इन्वेस्टमेंट इक्विपमेंट्स होते हैं। इसके अलावा बैंक के RBI या सेंट्रल बैंक से लोन भी ले सकती है, या कुछ प्राइवेट या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के थ्रू भी बैंक के फंड इकट्ठा करती है, पैसा इकट्ठा करती है। उसी फंड को, उसी पैसे को बैंक यूज करती है लोन डिस्ट्रीब्यूशन में। जो लोन डिस्ट्रीब्यूशन वो करती है उससे वो इंटरेस्ट लेती है, जो अमाउंट वो देती है उसको वो इंटरेस्ट लेती है बैंक। तो जो इंटरेस्ट वो ले रही है बैंक, उस बैंक से ही उसकी इनकम होती है। अब मेन बात ये करते हैं कि बैंकों की इनकम किस चीज़ पर डिपेंड करती है। बैंकों की इनकम मेनली इस पर डिपेंड करती है कि जो पैसा उनके पास आ रहा है उनका बिजनेस रन करने के लिए, वो उनको लो कॉस्ट पे अवेलेबल है। लो कॉस्ट मीन्स भाई आज की डेट में अगर मेरा सेविंग अकाउंट किसी बैंक में है या मेरी FD किसी बैंक में है तो बैंक को मुझे भी कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। मीन्स वो एक कॉस्ट मेरे अमाउंट पे बियर कर रही है। तो बैंक हमेशा ये चाहती है कि उसको जो अमाउंट मिल रहा है तो बहुत कम इंटरेस्ट पे मिल जाए। तो सबसे कम इंटरेस्ट पे जो पैसा उसको मिलता है, बैंकों को मिलता है, वो दो ही इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। पहला होता है करेंट अकाउंट, दूसरा होता है सेविंग अकाउंट। करेंट अकाउंट पे जनरली बैंक के कोई भी इंटरेस्ट ऑफर नहीं करती। मीन्स करेंट अकाउंट से आने वाला पैसा बैंकों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उस पैसे पे बैंक जितना भी बिजनेस करेगी वो बैंकों के लिए सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला बिजनेस होगा। सेकंड होता है सेविंग अकाउंट्स। जनरली हमारे सभी के पास सेविंग अकाउंट्स होते हैं और हमने देखा है सेविंग अकाउंट्स पे जो इंटरेस्ट होते हैं वो बहुत कम होते हैं। मीन्स हम निग्लेजिबल या ना के बराबर बोल सकते हैं। 2.5 से 3% के सेविंग अकाउंट्स पे इंटरेस्ट रेट आज की डेट में चल रहा है। हाँ, कुछ बैंकें जरूर ज़्यादा ऑफर करती हैं, छोटी या मंझोली बैंक जो हैं जिनको हम बोलते हैं, वो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर कर सकती हैं। बट जहाँ मैं नेशनलाइज या PSU बैंक्स की बात कर रहा हूँ वहाँ पे 2, 2.5, 3% से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बैंकें ऑफर नहीं करती। ठीक है। अब ये जो सेविंग अकाउंट्स पे इंटरेस्ट रेट होते हैं ये भी दो तरीके के होते हैं। फिक्स्ड होते हैं, एक फ्लेक्सिबल होते हैं ना, वो डिपेंड करता है। फिक्स मीन्स एक इंटरेस्ट रेट आपको ऑफर कर दिया गया है कि भाई आप कितना भी पैसा अकाउंट में रख रहे हो, आपको इतना ही इंटरेस्ट रेट हम ऑफर कर रहे हैं। कुछ होते हैं फ्लेक्सिबल, जैसे कि भाई मैंने बोला कि यार मैं अगर ज़्यादा पैसे से अकाउंट मेंटेन करता हूँ ना, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए का अगर अकाउंट सेविंग अकाउंट मेंटेन करूंगा तो बैंकें स्लैब्स बना देती हैं कि यार इतने पर्टिकुलर अमाउंट पे तो हम इतना ही दे पाएंगे, बट हाँ इससे ज़्यादा आप जो मैनेज कर रहे हो तो उसके ज़्यादा ऊपर वाले अमाउंट पे हम इतना इंटरेस्ट आपको बढ़ाकर दे देंगे करके। तो इस तरीके से सेविंग अकाउंट में भी दो तरीके की फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं आपके पास। तो कासा मेनली यही होता है कि टोटल पैसा जितना भी बैंक के पास आ रहा है उस बैंक में से जो करंट और सेविंग अकाउंट से आने वाला पैसा है उसका रेशो ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर कासा रेशो 40% या उससे ज़्यादा है तो हम मानते हैं कि बैंक के पास जो पैसा आ रहा है जिससे वो ज़्यादा अच्छी तरीके से बिजनेस कर सकती हैं वो कम कॉस्ट में उसके पास अवेलेबल हो रहा है।
अब कम कॉस्ट में जब उसके पास अवेलेबल होगा पैसा, तो वो कम कॉस्ट में मीन्स लोअर इंटरेस्ट रेट पे अपने कस्टमर्स को लोन ऑफर कर पाएगा और उसके लिए मार्केट में कंपटीशन करना ईजी हो जाता है। इसीलिए कभी भी अगर आप बैंकिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले देखें कि उसका कासा रेशो क्या है। कासा रेशो अगर 40 से ज़्यादा है तो बैंकों के लिए ज़्यादा अच्छी बात होती है। कुछ अच्छी बैंकों के लिए ये कासा रेशो और भी अच्छा होता है। जैसे अगर हम बात करें कि कोटक बैंक का कासा रेशो 60+ चल रहा है अभी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बैंक जितना भी कासा रेशो अच्छा तरीके से मेंटेन करके रखेंगी उतना प्रॉफिटेबल बिजनेस वो कर पाएंगी। इससे जुड़े हुए और भी मेजर जो पैरामीटर्स हैं उसके बारे में हम आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो आज की डेट में कासा रेशो हमें कहाँ देखना है, कैसे देखना है, तो जनरली अगर आप गूगल पे भी सर्च करते हैं किसी बैंक के कासा रेशो के बारे में तो आपको गूगल भी बता सकता है कि इस बैंक का करंटली कासा रेशो क्या चल रहा है। पिछले कुछ सालों का भी कासा रेशो आप उसमें जज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि पिछले 3 क्वार्टर में या 5 क्वार्टर में उस पर्टिकुलर बैंक का कासा रेशो क्या था, वो हर क्वार्टर वाइज इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इससे भी आप बैंक की परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं। अगर बैंक का कासा रेशो ज़्यादा अच्छा है मीन्स उस बैंक की सस्टेनेबिलिटी ज़्यादा अच्छी रहेगी, मार्केट में कंपटीशन करने की उसकी कैपेबिलिटी ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो मेरे हिसाब से कासा रेशो आज आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरीज आपको होती है तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आया होगा, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके काम का या आपके किसी रिलेटिव या फ्रेंड के काम आ सकता है तो उसको भी हमारी लिंक जरूर शेयर कीजिएगा और प्लीज़ 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 आपका सपोर्ट जरूर दीजिएगा ताकि इस तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए और भी नए अच्छे वीडियो जो है लेकर आते रहें। थैंक यू एंड बाय बाय।